नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी सब भी शलोम एंड व्हाटएवर एल्स यू वांट टू विश योरसेल्फ। इनकलाब जिंदाबाद, बाकी सब भी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। मतलब आई से दैट एवरी डे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। वी आर ओनली आस्किंग यू टू सब्सक्राइब, वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर मनी। So please do subscribe to the channel. And today, since Pradeep ji has forgotten to say it, I'll say it myself. Fastest growing channel in the nation. The fastest growing channel of the nation. Nation now. Yes, yes. So Pradeep ji, in a first, Maharashtra has a lot of firsts this time. Welcome. Yes, sir. In a first, WWF or WWE in the Maharashtra Assembly lobby. महाराष्ट्र की विधानसभा की लॉबी में पहली बार ऐसा हुआ कि धक्का मुक्की हुई सर। असल में मुक्के चले, लाते चली, गाली गलोच हुई। ये क्या हो क्या रहा है ये? मतलब गोपीचंद पडळकर साहब को ये लगा कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने उनको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जब उनका दरवाजा जितेंद्र अवार्ड साहब को लग गया गाड़ी का, अगले दिन वो पता नहीं अपने सपोर्टर्स के साथ लेकर आ गए। ये तो पहले कॉलेज में हुआ करता था, स्कूल में हुआ करता था। मैं देखता हूँ तेरे को, मैं कल देखता हूँ, अपने लोगों को लेके आऊंगा। व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? I told you earlier also, मैं अपने लड़का है थोड़ा मेजर हो गया है तो बोला देखिए आप पार्लियामेंट देखिए, आप जरा विधान असेंबली देखिए कैसे चल रहा है, सीखिए वहां से, सीखिए ये तो, सीखिए सीखिए। वो देखने के बाद मुझे आके बोल रहे उधर सीखना क्या, वो तो पूरे दिन झगड़ते रहते वहां पर, कुछ होता ही नहीं है। क्या सीखें? अभी तक इस बात का हमें बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के अंदर ये सीन नहीं हुई। ये तो बिहार में हुआ करते थे यार। वो रोहित पवार जी ने जो बाद में आकर के जो प्रेस के सामने जो बाइट दिया, उसमें उन्होंने यही कहा ये तो बिहार में हुआ करता था। मतलब महाराष्ट्र का बिहार कर दिया तुमने, कर क्या रहे हो यार? दिस इज टेरिबल। बट इफ यू सी द मिड्स पार्लियामेंट में भी लास्ट सेशन में देखेंगे तो ऐसे ही चल रहा था। किसी को बात नहीं करने देता था, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को। और एंड आई रियली वुड लव टू नो, आई थिंक निजामुद्दीन रहीम साहब इज विद अस और मुकेश गांधी साहब भी हमारे साथ हैं और समीर भाकरे साहब भी हमारे साथ हैं। क्या बात है साहब। समीर भाकरे साहब नमस्कार। 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 Seeing you, I am seeing you after some time. You have been with Pradeep ji earlier, but Mukesh Gandhi साहब नमस्कार. How are you, sir? बस वेल। आपका पिक्चर नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। पिक्चर नहीं आ रही है भाई। मुकेश गांधी साहब और समीर भाकरे साहब दोनों को वीडियो नहीं आ रहा है। प्लीज जरा करिए। निजाम साहब आपको तस्वीर आ रही है? भाकरे जी की आई कि नहीं अभी? हाँ अभी आई। ओके। बहुत स्मॉल स्क्रीन आई है एकदम। और स्मॉल स्क्रीन थोड़ा एनलार्ज कीजिए ना जी। छोटा स्क्रीन है। ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई तुम्हारे पास यार कि छोटे स्क्रीन में भेज रहे हो? क्या चक्कर है? हाउ कैन यू? व्हाट इज द मैटर गाइस? व्हाट आर यू गाइस एक्सपेरिमेंटिंग विद? प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। निजाम साहब को भी देख लीजिए। निजाम साहब के पास वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही? जरा देखिए प्लीज। आ रही है। वंडरफुल। But I would like to ask Nizam Saab first. Nizam Saab, समीर भाकरे जी और मुकेश गांधी साहब। लेकिन निजाम साहब से पहले, निजाम साहब अगर आपसे पहले मैं पूछना चाह रहा हूं, वो राहुल गांधी जी के बारे में ये कहा गया 2 सेशन पहले कि राहुल गांधी जी ने तथाकथित तौर पर किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद को धक्का दिया था। सर वो वीडियो फुटेज अभी तक आई नहीं। क्या कांग्रेस को वो वीडियो फुटेज मिली सर? निजाम साहब सर वो झूठी बात थी। संसद के जिस जगह पे हुआ था उसके बाद बीजेपी के एक सांसद हैं, कभी नचनिया हुआ करते थे हम लोगों के साथ भी वो, तो उन्होंने एक बयान दे दिया था कि मैं वहीं था और मैं ऐसा कर लेता। और वो जो बेचारे सांसद जिनको हॉस्पिटल ले जाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने एडमिट कराया, वो शरीफ आदमी थे, उनको लगा नहीं था। लेकिन अब उनके पार्टी का एक ड्रामा था जो अक्सर वो करते रहते हैं। तो वीडियो नहीं मिला? लेकिन वो बात नहीं मिलेगा सर, जब हुआ ही नहीं, कोई घटना ही नहीं है इस तरह घटना। आप घटना बनाना चाहें तो रोज कुछ भी आप बकते रहिए। जो लेकिन चलिए बीजेपी का जो चरित्र है, चीजें कुछ भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ घटना हुई ही नहीं
और उस पे उसके बावजूद उसको मिलना नहीं था। तो निजाम साहब, आज जो हुआ विधानसभा की लॉबी में, आपने पाटलकर साहब, गोपीचंद पाटलकर साहब भारतीय जनता पार्टी के दांगड़ नेता हैं, बड़े अच्छे नेता भी हैं, कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब के बड़े क्लोज हैं, और जितेंद्र आवाड साहब, उनके समर्थकों ने जितेंद्र आवाड साहब के समर्थकों पर हमला कर दिया। आज दोनों के बीच बड़ी फर्स्ट क्लास धक्का मुक्की हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं बिहार असेंबली के बाहर के सीन देख रहा हूं, क्योंकि ये पहले बिहार असेंबली में हुआ करता था, ये महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया। सर ये निजाम साहब, ये क्या है? ये मतलब मेरी समझ के बाहर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये समझता हूं कि पूरे देश में महाराष्ट्र का अपना एक अलग गौरव रहा है। पहली बात तो है सब पढ़े लिखे हमेशा आमदार यहाँ आते रहे और बहुत ही अच्छा मामला रहा है। कितना भी कठिन परिस्थिति विधानसभा में रही है, लेकिन इस तरह की कभी घटनाएं नहीं हुई। मैं इसको किसी पक्ष या मेरे साथी होने के नाते या मेरे इलाके में होने के नाते मैं किसी को अच्छा कहूं, किसी को बुरा कहूं, ये ठीक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बहुत शर्म का विषय है कि इस तरह की घटना पॉलिटिकल लोगों को कम से कम, और ऐसी जगह जो राजनीति के लिए एक पवित्र जगह है, जहां विधान भवन के अंदर और बाहर निकल के इस तरह की बातें करना और इस तरह का भाषा, इस तरह का हाथ पैर का उपयोग करना, मैं समझता हूं कि कभी भी देश के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये महाराष्ट्र के सरकार की ढिलाई का नतीजा है। महाराष्ट्र की सरकार का लोगों के दिलों से डर निकल गया है। महाराष्ट्र के लोग जो है इस सरकार को निकम्मी, नाकारा, यानी ऐसी बेबस सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही है। यानी जो जो घटनाएं हुई 4 दिन पहले, आपने देखा कि एक आमदार साहब ने एक आदमी को मारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज दूसरे 2 आमदार एक दूसरे को मार रहे। मतलब आप खुद सोचिए कि जब ये अपनी छवि समाज के सामने पेश करेंगे तो समाज इसके बारे में क्या सोचेगा। मैं किसी राजनीतिक दल का हूं इसलिए किसी का विरोध करूं, ये मैं नहीं चाहता, लेकिन ये महाराष्ट्र के राजनीति के लिए एक बहुत शर्मनाक विषय है कि यहाँ के सियासतदान जो सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, और इस तरह की घटिया हरकतें हो रही हैं, ये कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। निजामुद्दीन जी, ऑपोजिशन का कहना है एक के बाद इंसिडेंट्स, जो आपने एक इंसिडेंट का संजय गायकवाड़ पीटता हुआ तो आपने उनको चड्डी बनियान गैंग बोल दिया, उनके बाद संजय शीरसाट के घर में नोटों के बंडल पड़ा, बोले तुमको जो करना है कर लो, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रवीण गायकवाड़ संभाजी ब्रिगेड के जो नेता थे, अध्यक्ष थे, उसका बहुत बुरी तरह पीटना। इस प्रकार से आज यहां पर जितेंद्र आवाड जी और इनके पडोलकर जी, तो क्या सत्ता के जो बोल रहे कि सत्ता के मजा ले रहे हैं, सत्ता के डोमिनेशन है, सत्ता का अहंकार, किस प्रकार से देखते हो आप? ये ऑपोजिशन का आरोप है। देखिए सर, अहंकार जो है, अहंकार एक अलग विषय है कि किसी चीज का नशा हो जाना एक अलग चीज है। लेकिन जिस घटियागिरी का प्रदर्शन महाराष्ट्र सरकार के देखरेख में हो रहा है, ये सब, यानी वो खुद बैठे हुए हैं या वो उनकी सब जानकारी है, अगर लोगों का डर निकल जाएगा और इस तरह से चीजें होंगी तो आगे के देश में खास करके महाराष्ट्र में लाइन ऑर्डर मेंटेन कर पाना सरकार के मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है, अभी सब अच्छे लोग हैं, सबको राजनीतिक, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई आमदार बन, 4-4, 5-5 टर्म के आमदार हैं ये सब, 3 टर्म 4 टर्म के आमदार के मंत्री, सारे बड़े पदों पर रहकर, और आप गली छाप गुंडों जैसी अगर हरकतें होगी, कोई भी कर रहा हो, ये कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इसको चाहिए कि सरकार बैठकर इसको सुचारू रूप से चलाए, अच्छे तरीके से चलाए, क्योंकि ये व्यवहार समाज के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। समीर बागरे जी दुरुस्त बात है। समीर बागरे जी, आज जितेंद्र आवाड साहब और हमारे क्या नाम है सर उनका, जयंत पाटिल साहब, दोनों मिले देवेंद्र फडणवीस साहब से। कैन यू हियर मी सर? Samir Bakre sahab, can you hear me? I can hear you, but the volume is less. Can you please do something about the volume, gentlemen, in the PCR, something about the volume? अभी आ रही है सर आपको? अभी आ रही है? Thank you so much, sir. Thank you very much. Sir, जयंत पाटिल साहब और जितेंद्र आवाड साहब आज मिले अपने आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने अश्योर किया है that he'll take proper action because the gentleman concerned, Mr. Patilkar, he is from the BJP. एंड दिस इंसिडेंट वाज ऑलरेडी ओवर। ये इंसिडेंट जो था परसों का है, जो एक्चुअल इंसिडेंट था कि भाई पाटिलकर साहब की गाड़ी का दरवाजा खुला, वो लग गया जितेंद्र आवाड साहब को, दोनों के बीच में जो बातचीत होनी थी वो हो गई, और उसके बाद
अब यहां पर ये लॉबी में ये मतलब दिस इज नॉट डन सर, दिस इज महाराष्ट्र। वी हैव नेवर सीन सच सीन्स इन महाराष्ट्र एवर। महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। बागरे साहब अब आप बोलें सर प्लीज। राजीव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में ये हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे पूरे महाराष्ट्र का जो एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट है, जहाँ पर हमेशा संसदीय परंपरा को अच्छे से निभाया गया है सभी पार्टियों की ओर से, तो इसके लिए ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा है कि ये घटना की पूरी चौकसी करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर सर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये डॉक्टर जो जितेंद्र आव्हाड जी है, ये ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। यू सी, आज जब ये मंत्री थे तब उन्होंने अपने बंगले पे कोई एक इंजीनियर थे, उनको बुला के 15-20 लोगों ने बहुत बेरहमी से उनको मारा है और उनकी केस आज भी चल रही है। जितेंद्र आव्हाड जी को उसमें मतलब ये भी बनाया गया था। तो मेरा ऐसा कहना है कि सर ये राजनीति का स्तर जो है, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है। और महाराष्ट्र में जो है जनता, मतलब इट्स अ कल्चर्ड स्टेट एंड कल्चर सोसाइटी, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना, जो भी ऐसी घटना घटने में अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी। बागरे साहब, दैट इज बीइंग अनफेयर। आव्हाड साहब ने हो सकता है कोई प्रोवोकेटिव भाषा इस्तेमाल करी हो पाडलकर साहब को लेकर के, जब उनकी गाड़ी का दरवाजा उनसे लग गया तो पाडलकर साहब को यह चाहिए था कि उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दें, केस कर दें कि भाई इसने मुझे थ्रेटन किया, मुझे गालियां दी, ये किया वो किया वो किया। इस तरीके से अपने सपोर्टर्स को ला करके लॉबी के अंदर ला करके, फिर जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर लड़ाई हुआ करती थी कि मैं देख लूंगा तेरे को तुम्हारा, मैं तुझको कल देख लूंगा, ये दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हो रही है। दिस इज नॉट डन सर। बागरे साहब कम ऑन। नहीं, आई एम नॉट सेइंग सर कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग एट ऑल, आई कंडेम द इंसिडेंट। एंड दोनों जो लोग हैं, मैं जितेंद्र आव्हाड साहब की आपको पास्ट की हिस्ट्री बता रहा था। सर हम जानते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। उनकी उन्होंने क्या हरकत की थी। सर आई हैव सीन हिम ग्रो। ऐसा कहना है कि सर आई हैव नोन हिम सिंस 1993। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन and I have seen him grow and we have advised him so many times. But what you have to say about the Anand Karni? I have always told him to show restraint in public life. I have told him, sir, आप जरा restraint show करिए। Blatant. He was beaten black and blue in his सरकारी बंगलो by supporters. सर, और जहां तक पाडलकर साहब का सवाल है, एक चीज तो मैं माननी पड़ेगी। From this I can take something positive. I know all of you will not agree with me. Even Pradeep ji will not agree with me. निजामुद्दीन साहब तो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, मुकेश गांधी साहब भी मुझे कंडेम करेंगे इसको लेकर के, आप भी करेंगे। लेकिन पाडलकर साहब दंगड़ कम्युनिटी से आते हैं। सर, पाडलकर साहब का ये आक्रामक रवैया मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दंगड़ समाज जो है अब थोड़ा बहुत आक्रामक हो गया है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। आई वांट टू आस्क बाकरे साहब, ये सिलसिला सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं। संजय गायकवाड़, संजय शिरसाट, प्रवीण गायकवाड़ पे हमला, जिसमें बीजेपी के एक्टिविस्ट पकड़ा गया और फिर एक सोची इट्स टर्न आउट टू बी अ वेरी सोची समझी कूल डिलिबरेट एक्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और उसके बाद ये हो रहा है। तो क्या एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मुंडे जो है, महादेव मुंडे, न्याय के लिए उनके पूरे फैमिली दोहरा रहे कि 2 साल 2.5 साल हो गए, मर्डर हुआ, मर्डर का कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो भीड़ में एक प्रकार से हम लोग देख रहे हैं वातावरण मर्डर किया, तो ये सिलसिला इट इज कंटिन्यूसली हैपनिंग। तो अभी एज ऑपोजिशन पॉइंट आउट, कई लॉ एंड ऑर्डर में कोलैप्स है, नो फियर, एज निजामुद्दीन साहब से कोई फियर नहीं है, कानून का कोई फियर नहीं है, पुलिस का कोई फियर नहीं, क्या ये वातावरण चल रहा है बाकरे साहब? सर, दिस 3-4 इंसिडेंट्स जो हुए हैं, दैट डजंट सिग्निफाई कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर है। आप किस चीज का कंपेयर कर रहे हैं? कोई कैंटीन में आके कुछ कर रहा है या कोई किसी के प्रोटेस्ट कर रहा है। सो इट्स अ बिग स्टेट, और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहता तो यहाँ इतने सालों, करोड़ों, हजारों करोड़ का FDI नहीं आता था, या इतनी इंडस्ट्री नहीं लगती थी, यहाँ फॉरेन के लोग नहीं आते थे, यहाँ बाहर के लोग नहीं आते थे। तो मेरा ऐसा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है। आप देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की, उसको खत्म किया जा रहा है। आज मुंबई में जो है, मुंबई में हर जगह शांति है, जबकि पूरी कोशिश की गई थी कि मराठी और अमराठी का वाद भड़काने की कोशिश की गई कि कोई ना कोई वायलेंस हो या कोई ना कोई आपस में झगड़े हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र जी के अंडर पूरी तरीके से अच्छे से ये किया गया है। आप देखिए सर, नागपुर में भी कोशिश की गई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कि एक दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। मेरा ऐसा कहना है कि जब सरकार को एक बहुमत है और जब अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है,
तो कुछ ना कुछ करके इस तरीके का मतलब एक बवाल खड़ा करना, कानून व्यवस्था के बारे में बोलना, मुझे ऐसा लगता है संभाजी ब्रिगेड के जो प्रवीण गायकवाड़ है उनके ऊपर जो हल्ला हुआ, मैं उसका कंडेमनेशन करता हूँ, लेकिन आप संभाजी ब्रिगेड का भी इतिहास निकाल के देखिए, उन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। जब कोई जाधव साहब ने शरद पवार साहब को ये किया था तो उनको कालिक पोतने वाले इनके पूना के अध्यक्ष थे शरद पवार साहब के। तो कैसा है कि आप जब बात करते हैं तो एक उंगली अगर आप किसी के ऊपर दिखाते हो तो 4 उंगली आपके तरफ है। तो मेरा ऐसा कहना है कि पीपल शुड स्पीक, कि जिन्होंने कभी अपने लाइफ में प्रॉपर एथिक्स यूज किए हैं उन्होंने ही ये बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। आज आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे महाराष्ट्र में अच्छा है सर, आप एक जगह ऐसा दिखाइए कि 2-3 इंसिडेंट जो है these are sporadic incident, इसको कोई जनरलाइज नहीं किया जा सकता। और लेकिन बागरे साहब, the fact remains that as far as these incidents are concerned, they're very disturbing, and these kind of incidents never used to happen in Maharashtra. महाराष्ट्र में ये पहले नहीं होता था। But before I go to Mukesh Gandhi साहब, on one thing I must congratulate you and the Prime Minister for showing so much of patience, grit and determination with President Trump. Now President Trump himself says, he has tweeted on his Truth Social, he says we are reaching a very good tariff agreement with India very, very shortly. That's what he says. So I think that thing has worked. जो प्रधानमंत्री मोदी प्रोवोक नहीं हुए, बार बार ट्रम्प साहब के ये कहने के बावजूद के सीज फायर मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया, जो मोदी जी ने संयम बरता, I think that seems to have paid off. We'll talk about that when we come back. But मुकेश गांधी साहब, ये जो इंसिडेंट हुआ अभी असेंबली में, असेंबली की विधानसभा में, क्या कहेंगे सर इसको? ये तो बिहार में हुआ करता था या यूपी में होता था, या कई ऐसे इधर हरियाणा में भी हो चुका है, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ सर, महाराष्ट्र में आज तक कभी नहीं हुआ। मुकेश गांधी साहब। यस, राजीव जी राजीव जी ऐसा है, यथा राजा तथा प्रजा जी, जैसा राजा वर्तणूक करेगा, जैसी एक्शन करेगा वैसे पब्लिक करेंगी। विधानसभा में अभी जो 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं उसका मैं सख्त शब्दों में विरोध करता हूं कि इतनी मैच्योरिटी भी अगर ये हमारे एमएलएज में नहीं है तो दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। बहुत हो गया, तुम्हारा कुछ भी वाद होगा, विवाद होगा, तुम्हारे पास असेंबली है, असेंबली में जाके तुम्हारा प्रेजेंटेशन करो, नोटिस लो और बाद में उसके ऊपर चर्चा करो। पर इस तरह से विधानसभा के विधान भवन के पैसेज में मारामारी करना, एक दूसरे का ऊपर का गुस्सा निकालना, द्वेष करना, ये कोई भी पार्टी का कोई भी एमएलए हो, नेता हो, उनको मंजूर नहीं है। एक नेता समझता है कि मैं फडणवीस का राइट हैंड हूं और दूसरा नेता समझता है मैं शरद पवार का राइट हैंड हूं, तो दोनों अपने ईगो से एक दूसरे से टकराते हैं। ये टक्कर हमारे समाज में जो ग्रास रूट पे जाती है, वो ग्रास रूट के गली के लोग भी यही कहेंगे कि हमारे एमएलए एक दूसरे को मार सकते हैं तो हम क्या नहीं मारेंगे, हमको क्या करने वाली है। एक्चुअली तो इन ऐसे एमएलए जो पैसेज में ऐसी मारामारी करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनको तो एक बार सस्पेंड करके दिखाना चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट, पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। तो ये बात जन सामान्य लोगों के अंदर चली जाती है कि विधानसभा भवन में एमएलए ऐसी मारामारी कर सकते हैं तो गली के नुक्कड़ के ऊपर, नाके के ऊपर हमको भी मारामारी करने का हक बन जाता है। हमारे सामने कोई एक्शन मत लो, ये रवैया जनमानस में जाता है, इसको रोकने की बहुत बहुत जरूरत है। गांधी साहब मगर क्या चल रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी को कोई सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी को कोई पॉलिटिकल डिसिप्लिन नहीं है। संदीपान भूमरे के ड्राइवर के पास 150 करोड़ का प्रॉपर्टी आ जाता है। संदीपान भूमरे का ड्राइवर, उसके पास 150 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी वो उनके पास है। ये क्या दर्शाता है कि किस प्रकार से, यानी इस मंत्रिमंडल या इस समायुति का एक ही चीज है कि माल बटोरो। फिर प्रवीण गायकवाड़ वाले इंसिडेंट, फिर ये संजय गायकवाड़ वाले इंसिडेंट, संजय शीरसाट वाले इंसिडेंट, अब ये असेंबली तक पहुंच गए, अब टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मारपीट, हाथापाई। तो क्या चल रहा है? यू नो, व्हाटएवर शोज फ्रॉम द टॉप लीडरशिप इट फिल्टर्स डाउन। मैं बोला मेरा बच्चा भी जब देख रहा हूं, पूरा मारपीट चल रहा है। हम लोग क्या दिखा रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को, क्या दिखा रहे हैं? ये पॉलिटिकल सिंसियरिटी कब आएंगे गांधी साहब? ये ऐसा है कि भ्रष्टाचार, दुराचार और व्यभिचार, ये तीनों बातें जब जब राजकारण में बढ़ती है
तब जो नेता वो काम करता है ना, उनकी पनौती लग जाती है, उनकी पड़ती की पैरवी शुरू हो जाती है। अब जो भी नेता होगा, जिसने भी ये काम किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, ये पहला मेरा मत है। दूसरी बात कि इनको ये लोग जो जितना भ्रष्टाचार करते हैं, मारामारी करते हैं, इनको गिल्टी भी फील नहीं होती है। पब्लिक डोमेन में आके सॉरी भी नहीं बोलते हैं कि हमने बाय मिस्टेक, हमारा एक्साइटमेंट हो गया, हमने ये कर दिया, पर वापिस हम नहीं करेंगे, ऐसा उनको कंडेम करना चाहिए टीवी के ऊपर आके, चैनलों के ऊपर आके। पर आज तक कोई एमएलए शासक पक्ष का होगा या विरोध पक्ष का होगा, सब अपनी अपनी शिखाई में है, सबको अपनी अपनी एकदम गरूर में है वो, ये नहीं चलेगा। तो मुकेश गांधी साहब, ये ड्राइवर के बारे में बात नहीं किया मुकेश गांधी साहब, संदीपान भूमरे के ड्राइवर के बारे में 150 करोड़ का 150 करोड़, ये किस प्रकार से, यानी ये एक शॉकिंग है। लोकतंत्र पर एक्चुअली हमला है, आठ आता है ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी। व्हाट इज हैपनिंग गांधी साहब? गांधी साहब, ऐसा भूमरेश नहीं, ऐसे कई लोगों के पास से बेनामी संपत्ति जमा हो रही है, नाम डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, पर भ्रष्टाचार आज की तारीख में भी हमारे महाराष्ट्र में हो या देश में बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। तो मुकेश गांधी साहब के सामने एक्शन लेनी चाहिए। तो मुकेश गांधी साहब, ड्राइवर की नौकरी कर ली जाए? नहीं तो और क्या सर? भैया, चोरी करने के लिए ड्राइवर की नौकरी मत करो, चोरी करने के लिए आप सरकारी साधन बन जाओ, भला मंत्री बन जाओ, क्या बात है साहब, साधन बन जाओ। बट मुकेश गांधी साहब, डोंट यू एग्री दिस इज रॉन्ग? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, हम लोग हंस रहे हैं, लोग भी मजे ले रहे हैं, लेकिन असल में ये तो गलत है सर। दिस इज नॉट सर, ये 150 करोड़ रुपया जब आदमी चोरी करता है, लेता है, तो आप समझ लेना कि कितने गरीबों की रोजी रोटी को मार देता है, कितने लोगों को नुकसान करता है, फिर एक खड्डा करके वहां से निकाल के वो अपना घर भरता है। तो उनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए समाज को, और उनको बड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुरुस्त बात है। निजामुद्दीन रहीम साहब, राहुल गांधी साहब ने एक बड़ा कड़क सवाल पूछा है महाराष्ट्र की लीडरशिप से, कांग्रेस की जो महाराष्ट्र की लीडरशिप है, वेरेटीवार साहब से, कि अभी जो पब्लिक सेफ्टी लॉ जो आपने देवेंद्र फडणवीस साहब जो लेकर के आए हैं, जन सुरक्षा कानून जो है नया, जहां पर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई ऐसा हमारे सेफगार्ड्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने ये कहा है, पूछा है वेरेटीवार साहब से और बाकी नेतृत्व से कि मालूम है आपकी संख्या कम है असेंबली में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आपने डिवीजन क्यों नहीं मांगी? अगर आप डिवीजन मांगते हो तो एटलीस्ट वोटिंग होती, और अगर वोटिंग होती तो ये एस्टैब्लिश हो जाता कि कांग्रेस ने इस कानून के खिलाफ वोट दिया। अब ये तो पास हो गया बाय वॉइस वोट के बाद, ऑलमोस्ट यूनानिमस पास हो गया। निजाम साहब, ये नेतृत्व कर क्या रहा है? आप बताएं निजाम साहब प्लीज। देखिए, पहले तो मैं मुकेश गांधी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से ये जो घटना हुई थी पिछली, उस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी राय रखी। हालांकि वो भी एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समाज रहेगा तो सब लोग बचेंगे। अब ये आते हैं हम जन सुरक्षा कानून पर जी। हमारे जो नेतृत्व ने कहा है, क्योंकि उसको चिंता है, हमारी सरकार के दौरान भी अगर आपको याद होगा तो जब टाडा कानून बना था तो ये कहा गया था कि हम बहुत सारा सुरक्षा देंगे, लेकिन उसकी खामियों ने बहुत सारे लोगों को की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था, तबाह हो गए थे। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये कानून भी जो जन सुरक्षा की बात कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, वो बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हैं। ये जो है गलत तरीके से उपयोग होगा, लोगों के नाम पर इनको धोखा देंगे। लेकिन महाराष्ट्र के नेतृत्व ने, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व ने, आपको लेटर की कॉपी चाहिए तो मैं अभी इमीडिएट भेजता हूं, पूरे राज्य में आंदोलन करने, इसका विरोध करने, सारी चीजों के लिए उन्होंने इमीडिएट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हाउस के अंदर चूंकि हमारी संख्या बल कितनी है वो आपको पता है, उनमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ वहां जुड़े हैं, लेकिन ये कानून इस राज्य के लिए हितकर नहीं है। आज ठीक है हम सत्ता में बैठ के कुछ भी बातें करें, लेकिन जिस तरह के हालात देश में बनाए जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के कई आप जो है टिप्पणियों को आप देखिए। अभी 2 दिन पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने और एक मामले में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर उसके ऊपर जो आज टिप्पणी की है, एसआईटी की ऐसी तैसी करके रख दिया है उन्होंने, एटीएस के
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे और फिर टकराएंगी। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि अभी जैसे आज बहुत अच्छे से मुकेश गांधी जी ने, विषय हालांकि दूसरा था, लेकिन उन्होंने बड़ी बेबाकी से, बड़ी अच्छे तरीके से ये बात कही कि जो अगर पनिशमेंट होता किसी एक को पहले तो शायद दूसरी घटना नहीं होती। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह के कानून राज्य के हित में नहीं है। लोगों को सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा और उसका उपयोग, लेकिन फडणवीस साहब कहते हैं ऐसा नहीं होगा। लेकिन निजाम साहब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, कि कानून के अंदर ही चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, सर पूरी बात सुन लेना, पूरा सवाल सुन लें, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून उसी तरह मिसयूज होगा जैसे टाटा मिसयूज हुआ, जैसे पोटा मिसयूज हुआ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जो कानून है, पब्लिक ऑर्डर का जो कानून है, जिसके तहत आजकल हर एक को अंदर डाल देते हैं, जिस तरीके से पीएमएलए जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वैसे ये नहीं होगा, ऐसा फडणवीस साहब ने कहा है। अब आप बोले। देखिए, कोई भी सरकार रहती है बजाज साहब जी, हर सरकार ये दावा करती है, हर सरकार, कि मैं ये कानून लेकर आ रहा हूं, मैंने सारे एक्सपर्ट्स को बात किया है, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है कानून का कि कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई साहब। जेलों में 20-20, 15-15 साल लोगों ने निकाले, उनका पूरा परिवार उजड़ गया। तो ऐसा कानून, जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कानून है, आप खुद देखिए, अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, राज्य का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार अगर ईमानदारी से अपने जनता के लिए जवाबदार है, तो इस तरह के कानून की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये कानून ला रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके मन में कहीं ना कहीं खोट है कि हमें लोगों को आज नहीं कल किसी को परेशान करना। आज जो लोग उनके साथ सरकार में शामिल हैं, कल अगर उन्होंने छोड़ दिया किसी कारणवश, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, आप देखिए, जो जहां गया था रिटर्न आया, फिर कहीं गया, फिर आया, तो ये कानून उनके खिलाफ उपयोग होगा। और पुलिस किसी की नहीं सुनती सर। पुलिस जब किसी को उठाएगी, पहले वो कानून के अंदर आपको डाल देगी, एक बार पेपर काला हो गया, फिर आप कोर्ट में चक्कर लगाते रहिए, जज कहेगा जब तक मैं इसको समझूंगा 5 साल 4 साल उसके निकल जाएंगे, उसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं इस बात को मानने के लिए, निजामुद्दीन साहब, ये सरकार ने अपना जो डंडा है वो दिखा दिया। 357 नक्सल्स को एलिमिनेट किया, नक्सलवाद को खत्म किया करने का वादा होम मिनिस्टर अमित शाह ने लिया, फडणवीस साहब ने यहां पर ले लिया। तो 357 नक्सल्स को एलिमिनेट किया, ये नक्सल लीडर्स भी मानते हैं कि ये, तो ये कानून नक्सलवाद और दहशतवाद के खिलाफ है। तो ये कांग्रेस ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहा है? अगर नक्सल को कुछ होता है, आप कांग्रेस, ऐसा है कि कांग्रेस जो है नक्सलवाद के खिलाफ या जो दूसरी चीजें वो लड़ने का काम, जो अपोजिशन में है वो लड़ेगा, क्योंकि वो जनता के हित की बात उसे करना है। लेकिन सत्यता यह है कि नक्सलवाद और दूसरे के लिए पहले से कानून है, आज क्यों आवश्यकता पड़ रही? और इन्होंने हर जगह ये नक्सलवाद का जहां जहां विषय है, लोग उसके कर रहे हैं ना। जो लोग पढ़े हैं बेचारे, ऐसे कितने लोगों को नक्सलवाद के चक्कर में आज भी जेलों में रखा गया। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर बेचारे आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। सर, न्याय अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दबाव डालकर नहीं आप दे सकते, आपको अच्छी व्यवस्था लेकर आना चाहिए और उस अच्छी व्यवस्था का जनता स्वागत करेगी। देखिए, जनता आज बहुत तेज है, इतने पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं कि आप किसी चीज के बारे में जब आप कोई चीज लाते हैं तो वो अपने आप पब्लिक डोमेन में आता है और लोग अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। और अब तो ऐसे हालात आ गए हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बाद केस भी बनता है, लेकिन अपनी राय देने से लोग नहीं डरते। तो मैं ये समझता हूं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा है कि ये कानून ठीक नहीं है महाराष्ट्र के हित के लिए, आप सॉफ्ट थे, मुख्यमंत्री जी को बीजेपी का कहना है कि आप सॉफ्ट थे, मुख्यमंत्री जी आप सॉफ्ट थे नक्सलवाद से डील करने में, आप सॉफ्ट थे दहशतवाद से डील कर। बाकी साहब छोटी बातें करते हैं। इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर अगर नक्सलवाद को सबसे ज्यादा नक्सलाइट मारे गए तो इंदिरा जी के जमाने में मारे गए साहब। आपके पास हिस्ट्री पड़ी है, आपके पास कंप्यूटर है, आप उठा के देख लीजिए। जितने 11 सालों में प्रधानमंत्री ने राज्य किया है, इन्होंने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या राज्य के लोगों ने, सबसे ज्यादा अगर नक्सल एरियो में नक्सलाइट मारे गए तो कांग्रेस के राज्यों में मारे गए हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दौर में मारे गए। ये कोई छिपी हुई चीज नहीं है, आप झूठ बोलकर कोई चीज, सारा चीज आपके पास प्रूफ में रखा हुआ है, तो हमारी बात मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? जी निजाम साहब, मैं तो समीर बाकर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बाकर साहब बोलिए प्लीज। समीर बाकर साहब प्लीज।
सर देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ साथी हैं उनको एक कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने जन सुरक्षा कायदा पढ़ा ही नहीं है। जैसे इनके जो विधायक है ये कायदा न पढ़ते हुए उसका अपोज कर रहे हैं, वैसे मेरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ साथी है उन्होंने कायदा नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आज ये जन सुरक्षा कायदा जो है ये कोई इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, ये लाया गया है संगठन के खिलाफ। और मैं आपको थोड़ी देर में पूरा बताता हूँ कि ये कैसे हुआ है। दिसंबर 2024 में जब ये कायदा लाया गया था, उसके बाद ये संयुक्त मतलब जो आमदार थे उनकी समिति को भेजा गया, जिसमें कांग्रेस के सांसद थे, शरद पवार साहब के सांसद थे, उद्धव ठाकरे साहब के सांसद थे। उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट बनाया जिसकी 5 बैठकें हुई, 12,500 उसके सजेशंस आए, इन्होंने कुछ सजेशंस दिए, उसके हिसाब से रिपोर्ट में चेंज हुआ। उसके बाद कायदा अभी विधानसभा में आया और विधानसभा और विधान परिषद में पास हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव जी कि ये कायदे के रिपोर्ट में किसी का एक डिसेंट नोट नहीं है। ये कायदा का जो प्रारूप है सर्वसम्मति से, सब पार्टियों के सम्मति से पेश किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कायदा कोई इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। ये जो कायदा है ये ऐसा ही कायदा 4 स्टेट्स में जहां पर नक्सलवाद था, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, ऑलरेडी बना हुआ है। और मैं कांग्रेस को वापस एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जब फरवरी 2014 में इनसे सवाल पूछा गया कि क्या अर्बन नक्सल की समस्या है या कोई ऐसे संगठन है, तो लोकसभा में जवाब दिया गया कि हाँ ऐसे संगठन है, ऐसे संगठन महाराष्ट्र में है, सब जगह, और सबने ये कायदा बनाना चाहिए। 64 ऐसे संगठन है महाराष्ट्र में जो हमने नहीं बोला है, अर्बन नक्सलवाद को कांग्रेस ने डिफाइन किया है, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। तो ये जब कायदा बनाने की जरूरत थी तो 4 स्टेट में ऑलरेडी बन चुका है। राजीव जी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ऐसे कुछ संगठन है जो 4 राज्यों में बैन है लेकिन महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अब नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो नक्सलवाद की आड़ में अभी ये अर्बन नक्सलिज्म जो बढ़ता है इसके लिए ये कायदा है। और देवेंद्र जी ने जब ये कायदा पेश किया उन्होंने क्लियरली बताया जो आज के कायदे हैं, चाहे वो यूएपीए हो या वो हो, ये संगठन के ऊपर अधिकार या उतना मजबूत नहीं है, इसलिए कायदा लाया जा रहा है। और ये कायदे में कोई ऐसी अरेस्ट नहीं है कि आप 5 साल में किसी को डाल दोगे। पहले आपको सरकार को संगठन करके बताना है कि ये संगठन जो है इसको हमको बैन करना है। वो बैन करने का अभी प्रक्रिया है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनकी कमिटी है। ये अगर कमिटी बोलेंगी कि हाँ ये वाजिब है तो ही उसको बैन किया जाएगा, और जो संगठन बैन होगी उसके मेंबर पे एक्शन लिया जाएगा। तो पहले संगठन बैन होगी और उनको भी अपील करने का पूरी नेचुरल जस्टिस दिया है, हाईकोर्ट के सामने है, कमिटी के सामने। तो ये भ्रम मत फैलाइए। और आज आपको पता लग रहा है कि आपका कायदा पास हो गया, आपके सब सर्वसम्मति से किया, तो आपकी कोई हाईकमांड आज जाग गई और बोल रही है आंदोलन करो। अरे आप समझ तो लीजिए जन सुरक्षा कायदा क्यों लाया गया। तो मेरा ऐसा कहना है जन सुरक्षा कायदा जो अर्बन नक्सलिज्म की समस्या है, माओवादी समस्या, इसको बट सर आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस, और मैं चाहूंगा बाद में निजाम साहब भी उस पर कमेंट करें। सर ये जो जन सुरक्षा कानून जो महाराष्ट्र की सरकार लेकर के आई है उसी की लाइंस पर कर्नाटका सरकार सिर्फ वर्ड चेंज कर रही है, वो एक एंटी कम्युनल लॉ ला रही है। इट इज मोर लेस सिमिलर टू द जन सुरक्षा कानून ऑफ महाराष्ट्र। अब आप बोलें सर, बागरे साहब। Sir, absolutely. This law is brought to control Naxalism, extreme left Maoist जो ideology है उनका constitution में लिखा है। They don't agree to the संविधान of honorable Dr. बाबा साहेब आम्बेडकर, हमारे जो भारत। Sir, they don't agree with India. Sir, they want to just overthrow the governments। और ये अर्बन नक्सल्स इसमें शहरों में, यूनिवर्सिटी में घुस चुके हैं। सर पूरी बात बताइए ना समीर बागरे साहब। एक मिनट, बात जरा कम क्यों बता रहे सर? CPI-ML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और उसके अलावा जो रेड कॉरिडोर में जो ऑपरेट करते थे ना, पीपल्स वॉर ग्रुप और बाकी सब लोग, सर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है इंडिया हैज टू बी ब्रोकन अप इनटू 34 डिफरेंट कंट्रीज। 34 देश हैं भारत में, वो 34 देशों को हम आजाद कराएंगे। ये नक्सलवादियों का कॉन्स्टिट्यूशन है। No, but बाकरे साहब, अगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे अगर कुछ कास्टिंग एस्पिरेशंस की आपने इस कानून में यह मेंशन नहीं किया है, नक्सलवाद और जो वर्ड्स है दहशतवाद मेंशन नहीं किया है, एंड देयर इज अ प्रोबेबल चांस ऑफ मिसयूज लाइक यू हैव बीन मिसयूजिंग द PMLA,
बार बार ये कह रहे कि मिसयूज, एक बार आपने ड्रैकोनियन लॉ लेके आए तो इट इज ऑलवेज प्रोन टू मिसयूज, एंड दे गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट हैज बीन मिसयूज विद सो मेनी अरेस्ट अराउंड। तो डोंट यू थिंक यू नीड अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दैट? अगर उद्धव जी बोल रहे कि भाई आपने ये क्यों नहीं डाला, आप मिसयूज करेंगे, तो क्या डिबेट नहीं होना चाहिए उसमें? मुझे ऐसा कहना है कि ये कमेटी के पास गया था, उद्धव जी के भी आमदार इसमें थे, 5 मीटिंग्स हुई, 12,500 सजेशंस हुए, एवरी क्लॉज इज डिस्कस्ड इन डिटेल, और इसमें आप अगर कानून पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखता है कि ये लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, ये माओवाद के खिलाफ है, ये जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ उठाव करना चाहते हैं, चाहे वो आर्म स्ट्रगल हो, चाहे बाय पुटिंग आइडियोलॉजी इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल। सर आप मुझे एक बताइए, अभी इनका नक्सलवाद बाय गन खत्म होते जा रहा है, सो नाउ दे वांट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री बाय infecting our students, our universities, our society with all these elements. So will you really take action? I have a question, sir. Sir. पार्टी के कोई Sir, that is acceptable. कि बांग्लादेश जैसी क्रांति भारत में होनी चाहिए. Sir, that is acceptable. Sir, बांग्लादेश जैसी क्रांति जो भारत में होनी चाहिए, वो बांग्लादेश तो एक देश बना था ना. मैंने जैसे बोला आपको अभी की जो सर डेमोक्रेटिक, हाँ करेक्ट है सर, तो एटलीस्ट बांग्लादेश इज स्टिल वन कंट्री. मैंने जैसे आपको बताया पीपल्स वॉर ग्रुप का आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, देश से इंडिया कंसिस्ट ऑफ 34 कंट्रीज, 34 देश हैं हिंदुस्तान में, और वो पूरे 34 देश आजाद होना चाहिए, अलग अलग एंटिटी होनी चाहिए. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल्स वॉर ग्रुप. ये ऐसा कहा गया है. नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, निजाम साहब आप भी जरा ध्यान से सुने, मुकेश गांधी साहब आप भी जरा ध्यान से सुने प्लीज. सर इस विषय के बारे में समीर बागरे साहब मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा है, एंड यू हैव ऑलवेज रेस्ट्रेन्ड योरसेल्फ, यू हैव नेवर एवर इलैबोरेटेड ऑन दिस. So there are lots and lots of these alleged news platforms masquerading as news platforms which are totally leftist, not just leftist. I have no problem with the left. Extremist leftists, extreme Maoists in nature, masquerading as balanced news portals. सर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन सभी न्यूज पोर्टल्स के ऊपर भारत के खिलाफ, भारत की वायुसेना के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में एक के बाद न जाने कितनी खबरें छपी, इंटरव्यूज लिए गए उन लोगों के. अगर उनकी बात मानी जाए तो हमारी तो पूरी एयरफोर्स खत्म हो गई थी सर ऑपरेशन सिंदूर में. पाकिस्तान ने हमारे 3 रफाल नहीं 300 रफाल गिरा दिए. वो अलग बात है कि हमने सिर्फ 36 खरीदे हैं. ये सब आपके सामने है. सो आई होप, मेरा सवाल यह है, अब जन सुरक्षा कानून के तहत मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन लोगों की फाइनेंसिंग के ऊपर देखेंगे, इनको फाइनेंस कहां से मिल रही है, किस जगह से मिल रही है. और एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं समीर बाकरे साहब, इसमें से 3 पोर्टल ऐसे हैं जो हुआ द मेन पोर्टल्स 3, एंड वुड यू बिलीव इट, द फाउंडर एडिटर ऑफ ऑल दीज 3 each founder editor is an American citizen, American passport holder. अब आप बोले समीर बाकरे साहब प्लीज. Sir, I totally agree with your sentiments and yes, the action should be taken और action हुई है. सर मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो FCRA के डोनेशन जो पहले लेफ्ट राइट सेंटर आते थे, जो कोई अनकंट्रोल थे, वो जब से कंट्रोल हुए तो ये न्यूज पोर्टल्स है सर, इनकी फंडिंग भी रुक गई है और इनके ऊपर काफी बड़े मात्रा में एक्शन भी लिया गया है. लेकिन मैं सर आपको एक थीम, हमारी पार्टी की एक आइडियोलॉजी आपको बताना चाहूंगा. अगर आप हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करें या हमारे पार्टी के नेताओं पे क्रिटिसाइज करें, वी आर ओपन टू दैट क्रिटिसिज्म. बट अगर आप देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करें या देश के बारे में कोई गलत बात करेंगे तो डेफिनेटली एक्शन होगा. नरेंद्र मोदी साहब को जितना अब्यूज कांग्रेस पार्टी और उनके सपोर्टर्स ने किया है, आज तक मुझे नहीं लगता कोई लीडर को इतना अब्यूज किया गया है. सो हम मोदी साहब कभी उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं करते. लेकिन अगर आप देश की सेना हो या देश का जो भी संसाधन हो उसके खिलाफ बोलेंगे तो आप पे एक्शन होगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ यूट्यूब चैनल्स या कुछ ऑनलाइन चैनल्स पे एक्शन हुआ था. और मैं सर आपको एक कहना चाहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी ऑल्सो, व्हेन एक्शन इज टेकन, द जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली comes forward in some cases to support these people without looking at the merits of this. I am not casting any aspersions on the judiciary. I have highest regard for that. But we have found in certain cases जहां सरकार ने एक्शन लिया है, जुडिशरी ने आके कोई तो भी स्टे दिया है. तो मेरा ऐसा कहना है
these channels are और जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो सर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इनकी फंडिंग एक्सपोज हो गई है, इनके सपोर्टर्स ऑनलाइन एक्सपोज हो गए, and now I can say that they are in the last leg of their run. I hope so. Soon these channels will also be off the radar who are talking against the country, talking against BJP is different and talking against the country is different. सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले आपके फेवर में डिसीजन दे दिया. There are also objectionable cartoons on Prime Minister Modi and the RSS जो मध्य प्रदेश से हेमंत मालविया करके एक व्यक्ति ने डिपिक्ट किया था. The Supreme Court ruled in your favor. बोले these kinds of cartoons hamper the freedom of speech. The freedom of speech is abused in these cases. You know, Supreme Court has also ruled in your cases. अब एक क्रिटिसिज्म कार्टून को जब सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, बोला आप नहीं कर सकते फिल्म, इट हैज सपोर्टेड यू आल्सो. इट इज रॉन्ग टू से दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट यू, इट इज ऑलवेज फॉर यू आल्सो. बाकरे साहब, I'll go to Mukesh. You want to speak on that? I'll go to Mukesh Gandhi साहब. बाकरे साहब, I can say that I'm just saying when I know. I just about the news channel. Yes. I was pointing that incident. Judiciary is the so, but they are not news channels of the world. Bakare Sahab, I know all these guys. We all grew up together. I know all of them. I know whom they represent, what they are. If you remember, our dear Arundhati Roy, who has just been awarded the Liberal Peace Medal of the World, she called Naxalites Gandhians with guns. Gandhians with guns. ये बोला उन्होंने. मतलब गांधी जी के हाथ में बंदूक, ये क्या है यार? मतलब हद होती है. मतलब मुझे लगता है निजामुद्दीन रहीम साहब शॉक्ड हो जाएंगे. ये कौन आदमी गांधी जी के हाथ में बंदूक दे रहा है यार? मुकेश गांधी साहब, आई वांट टू आस्क यू द मिसयूज ऑफ लॉ. सुप्रिया सुले जी ने हाईलाइट कर दिया, देखो लॉ किस प्रकार से मिसयूज हो जाए. जो स्टेट के खिलाफ बोलता है तो सरकार का आलोचना करता है. रोहित पवार के पीछे पूरे ईडी लगा दिए, कारखाने पे रेड लगा दिए, अटैच कर दिया प्रॉपर्टी, चार्जशीट फाइल कर दिए. अनिल देशमुख, संजय राउत, अलग अलग केसेस है. तो क्या मिसयूज नहीं हो सकता? जन सुरक्षा, एज समीर बाकरे साहब ने एक्सप्लेन कर दिया. ही इज एक्सप्लेन इट इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, बट द एलिमेंट ऑफ मिसयूज इज देयर. गांधी साहब, रोहित पवार अभी भी चिल्ला रहा है मैं निर्दोष हूं, पीएमएलए मेरे पीछे लगा दिया है, कानून का गलत उपयोग. गांधी साहब देखिए, ऐसा है, गांधी जी ने तो एक क्रांति कर दी, देश को आजादी दिला दी, साथ में हमारे बहुत शहीदों का, भगत सिंह से लेके हजारों शहीदों का भी उसमें समर्पण था. आज भारत के स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस की कल्चर ने जिस तरह से हमारी परंपरा और संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, और उसमें हमारे दोस्त कहते हैं कि नक्सलवादियों के ऊपर एक्शन ली गई थी कांग्रेस के काल में, पर मुझे पता है, आप भंडारा गोंदिया के बाजू में चले जाइए, वहां पहले कांग्रेस का पूरा दबदबा था. तो वहां कितने नक्सलियों को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया. हमारे महाराष्ट्र के अंदर आज जो ये कानून देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी जो लाए हैं, इनके पीछे स्पष्ट हेतु है कि जो साइबर क्राइम से लेकर के, जो फॉरेन एलिमेंट से लेकर के, जो भी हमारे महाराष्ट्र में या देश में जो कार्यान्वित है, उनके ऊपर कड़क शिक्षा ली जाए. इसमें उद्धव ठाकरे जी को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है. उद्धव ठाकरे जी का निगेवा पकड़ने वाले नहीं है, क्योंकि क्या है, उद्धव ठाकरे जी और जितने भी हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं, वो सभी कुछ बात नहीं मिलती है तो अच्छी बात होती है तो चिल्लाना शुरू करते हैं. पर आप एक देख लो कि मोदी जी के काल में हम कभी भी इमरजेंसी स्टाइल के ऑर्डर नहीं लाएंगे, इतना आप लिख के रखो, और ऐसा शासन नहीं करेंगे कि लॉ के माध्यम से आपको डराएंगे. कमाल है सर, आपको तो हार कराने का दिल करता है. नहीं, मतलब के अजीत दादा पवार साहब और एकनाथ शिंदे साहब, और वो जो चक्की पीसिंग और वो जो पता नहीं कितना 70,000 करोड़ वगैरह, वो तो किसी के खिलाफ नहीं था. वो आक्षेप आज भी मैं कहता हूं गलत थे. क्या बात है, क्योंकि क्या होता है, 70,000 करोड़ सिंचाई का बजट नहीं है, तो 70,000 करोड़ 5 साल में आदमी कैसा खाएगा? तो फिर कितनी बार ये बोला गया सर असेंबली में? सर असेंबली के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आज जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने 100 बार बोला. अब प्रधानमंत्री जी ने बोला, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बोला.
सर अगर ये कोई पार्टी कहती या कांग्रेस जो बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे थे, स्वयं प्रधानमंत्री। राजीव जी आपने एकदम प्रधानमंत्री झूठा है। निजाम साहब मैं मुकेश गांधी जी को सुनना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना सर, गांधी साहब बोलिए। आप राजीव जी जब हमारी बात एक अलग पॉइंट के ऊपर चलती है, उसमें आपको बीच में अजीत पवार जी की याद कैसे आ गई? क्यों नहीं आई सर? आपकी शक्ल देखूंगा सर, अगर आपकी सर एक मिनट प्लीज, आपकी शक्ल दिखेगी तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए? आप अजीत पवार की पार्टी से ना। पर उन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी बात करो ना सर। ये बात जो इतिहास है वो इतिहास को मैनिपुलेट किया गया है सर। आज भी इन्वेस्टिगेशन सब चालू है सर, बंद हो गई है सर। अजीत पवार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन क्लोज्ड, ही हैज बीन गिवन अ क्लीन चिट। आप छोड़िए ना सर, मिट्टी डालिए इस पे। चलो हो गया। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं सर, छोड़िए सर, लेट इट बी। आपने डाइवर्ट कर दिया। हाँ लेट इट बी, वही मेरा काम है सर, लेट इट बी। मुकेश गांधी साहब एक और आपसे एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा सवाल। समीर बाकरे साहब इसका जवाब दे नहीं पाएंगे, ही विल बी एम्बैरेस्ड, आई डोंट नो वेदर ही और मे बी ही विल नॉट बी। सर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू द बीजेपी आल्सो। मुकेश गांधी साहब, आपने सरदार भगत सिंह के बारे में बात करी, शहीद आजम भगत सिंह, तो सरदार भगत सिंह को भारत रत्न देने में क्या तकलीफ है? अभी तक आपने क्यों नहीं दिया? अशफाक उल्लाह खान को जिनकी बरसी थी अभी 19 दिसंबर को, अशफाक उल्लाह खान को उसके नाम पर एक बहुत बड़ी कोई रिसर्च सेंटर या कुछ ऐसा बनाने में क्या तकलीफ है? चलिए छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चलो ठीक है, तो मरने के लिए पैदा हुए ना, शहीद हैं, क्या फर्क पड़ता है? सर वीर सावरकर को तो दे दीजिए भारत रत्न। वीर सावरकर को भी भारत रत्न नहीं देंगे? आपसे पूछ रहा हूं मुकेश गांधी साहब, अब आप बहुत। राजीव जी, आई एम 100% सपोर्टिंग यू ऑन दिस पॉइंट कि मैं बीजेपी की गवर्नमेंट को यही पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ से इतिहास के पन्नों को बदल रहे हैं। औरंगजेब, अकबर, सबकी अभी नई हिस्ट्री आ रही। आजकल का ऑल टीवी चैनल में वो डिबेट भी बड़ी जोर से चल रही है। तो आज भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे और वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देते हैं, ये प्रश्न मैंने डायरेक्ट जो भी बड़े नेता है उनको 1 to 1 पूछा है, और इसके पहले नहीं है, कोई नहीं दे रहा। और इसके पहले कि मैं निजाम साहब के पास जाऊं, एक और सवाल पूछ लेता हूं सर इसी लाइन में, क्योंकि मैं तो आदत से मजबूर हूं, ढीठ आदमी हूं सर। एक है राम सेतु, आप जानते हैं ना, एडम्स ब्रिज जिसको बोलते हैं। हाँ जी, राम सेतु। आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के अभी भी मेंबर हैं, उनको एक्सपेल नहीं किया गया है, जो राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे एज भारतीय जनता पार्टी मेंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन यह डाली थी कि इसको एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाए। किसको? राम सेतु को। इट शुड बी डिक्लेयर्ड ए नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह केस आया, यह 2015 की बात है, आदरणीय सम्मानीय मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे। तब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यह जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में दैट द प्रोसेस इज ऑन टू डिक्लेयर दिस अ नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। क्या? राम सेतु को। सर आज क्या है? 2025 है सर। राम सेतु में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वहां तो कोई ये नहीं बोल रहा कि यहां पे राम बाबरी मस्जिद है या ज्ञानव्यापी मस्जिद है या जैसे मथुरा में कह दिया कि ईदगाह है, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है। देयर इज नोबडी हु इज चैलेंजिंग दिस। तो उसको राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? बताया जाए प्लीज। राजीव जी, मैं आपको बताऊं इसमें क्या था कि ये जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब किया तो मैं दिल्ली में था। सुब्रमण्यम स्वामी जी को मैं चंद्रा स्वामी जी के यहाँ घर पे मिला था आश्रम में, और उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पूरा मेमोरेंडम तैयार किया था, पूरी मैटर तैयार की थी और प्रोक्लेम किया था। और चंद्रा स्वामी खुद तमिलनाडु गए थे, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार को और तमिलनाडु के साउथ के लोगों को प्लीज करने के लिए बीजेपी ने उस वक्त में जो अनाउंसमेंट करनी चाहिए वो नहीं की थी और आज तक नहीं की है। तो उससे क्या होने वाला है सर? साउथ के लोग क्या खुश हो जाएंगे? इससे क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, सर जो आप बात कर रहे हैं पूरी बात बताए ना सर। सॉरी जेंटलमैन, समीर बाकरे साहब और निजामुद्दीन रहीम साहब, सॉरी सर एक सेकेंड। आप बात कर रहे हैं सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था कि राम सेतु को
कि राम सेतु को तोड़ करके बीच में से एक शिपिंग लाइन बनाई जाए. दैट प्रोजेक्ट इज नाउ ऑन होल्ड. इट इज नेवर गोइंग टू कम बैक. लेट्स बी वेरी क्लियर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहता हूं ना कि सब अनाउंस हो गया था, वो सब प्रोजेक्ट ये हो गए, फिर भी उस वक्त क्या घटना घटी कि राम सेतु को आपने जिस तरह से कहा एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाना चाहिए, उसके बारे में पूरी ग्लोरिफिकेशन करके समाज को सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए. ये काम बीजेपी के शासन में नहीं हुआ है. और मेरे सामने भी आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को उस वक्त जो देखा था, सुना था, उन्होंने इतना अच्छी तरह से ये मैटर को प्रिपेयर करके गवर्नमेंट के पास रखा था, फिर भी गवर्नमेंट ने. सर, सुप्रीम कोर्ट has given an affidavit. Sir, the government has given an affidavit to the Supreme Court. We are doing it. I am telling you again, but they have not done it even now. Sir, it's over 9 years. Let me go. निजामुद्दीन जी, कांग्रेस हुआ. राजीव जी बोलिए. इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे शादी करूंगा, पर मैं शादी नहीं करता. करेक्ट. अब बीजेपी का कहना है कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं कांग्रेस डिलेड और मोदी जी डिलीवर्ड. चाहे वो आवास योजना है 4 करोड़ घर का, स्वच्छ शौचालय अभियान 11 करोड़, फिर उज्ज्वला 10 करोड़, पीएम किसान 11 करोड़, ये मोदी जी ने करके दिखाया. मगर राहुल गांधी जी के बारे में बीजेपी कह रहा है सरेंडर गांधी. सरेंडर गांधी जैसे लखनऊ के कोर्ट में 2 दिन पहले राहुल जी जाके सरेंडर हो गए कि मोदी जी की आलोचना करो, आर्मी की आलोचना करो, राफेल की आलोचना करो और कोर्ट में सरेंडर हो. तो उन्होंने नेहरू जी का भी उन्होंने कहा कि नेहरू जी भी ने ऐसे ही किया था. नेहरू जी ने भी एक जेल में था, नाबाल जेल, तो वहां पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करके. तो ये आलोचना का सिलसिला कब खत्म होगा? आप क्यों नहीं मानते कि मोदी जी डेवलपमेंट के राह पे विकसित भारत पहुंचा रहे हैं सबको? निजामुद्दीन साहब, झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं. अभी आपको जनधन योजना याद है ना? जनधन जो खाते खुल रहे थे 9 करोड़. हाँ, बिल्कुल. आज कहां पहुंच गए आप? उज्ज्वला की जरा आप गांव में जाके देखो, कितनी बहनें उसको जला रही हैं, उसके ऊपर रख के लकड़ी के चूल्हे बना दिया काट के. आप ये बातें करके दूसरी चीज आप ये गलत बात है, ये गलत बात है. सर, मैं आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ कहा आपको, एक शब्द मैंने बोला कुछ. गांधी साहब इसके बाद बोलिए ना, जरा सुनिए ना उनके बाद. सरेंडर गांधी बताइए कि पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि उनका सामना करें संसद में? जितनी बातें कही हैं कोविड के दौरान, अभी इसके पहले जो अभी कानून बदला, जनसंख्या अभी लाने वाले हैं, ये सारा जितना चीजें, ये सब बीजेपी ने डिनाई किया था ना, कि नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा. राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है. आप जब तक बेईमानी की दुकान चलाना चाहें चला लें, आज नहीं तो कल आपकी जगह जेल है, आपको जेल में रहना होगा, क्योंकि आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं और उन विषयों पर धोखा कर रहे हैं जो देश की जनता की जरूरत है. राहुल गांधी और कांग्रेस की जरूरत नहीं है. आप इसी जनगणना के लिए पूरा चिल्ला चिल्ला कर हमारे डिबेट में भी, और देश की सारी नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया सब यही कह रही थी ना कि जनगणना नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, देश में आवश्यकता नहीं है. राहुल गांधी के सामने आपको झुकना पड़ा. राहुल गांधी झूठी बात कभी नहीं करते. हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी को आप झूठा साबित करने के लिए पूरी नेशनल मीडिया को तबाह करके आपने उनका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने उनका चेहरा नहीं बिगाड़ा, क्योंकि देश की जनता समझती है. अभी आप सुब्रमण्यम स्वामी पे बात कर रहे थे कि उन्होंने अच्छा ड्राफ्टिंग करके दिया. सुब्रमण्यम स्वामी तो आज प्रधानमंत्री लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं, अगर मैं वो कह दूं तो बीजेपी के लोग मुझे गाली देना शुरू कर देंगे. उन्होंने तो मोदी आप जेल जाएंगे, ऐसे कुछ खोले हैं उन्होंने, ऐसे राज खोले हैं कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी की जगह कोई कांग्रेसी ने कहा होता तो अब तक ईडी की रेड पड़ के उसको जेल भेज दिया गया होता. 8 दिन का बयान सुनिए सर उनका. वो हमारे मेंबर तो नहीं है ना, वो आपके लीडर हैं, आपके यहाँ सांसद रहे हैं, आपके साथ 20 साल से काम कर रहे हैं. 10 बार उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरे अलग अलग कोर्टों में गए हैं. तो आज उनकी बात अगर सच है, अगर वो कह रहे हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी कार्रवाई करती? प्रधानमंत्री के खिलाफ तो उन्होंने आचरण तक के खिलाफ भी उन्होंने बातें की है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सांसद का बयान. तो सर एक और चीज, निजाम साहब, एक छोटी सी चीज बता दूं सर, एक छोटी जानकारी दे दूं. अंबाला जेल के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उसके बाद यह बात फैलाई गई थी कि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजी सरकार को, जिसको मर्सी पिटीशन कहा गया. वो चिट्ठी आज तक मिली नहीं है सर.
उस चिट्ठी का ओरिजिनल आज तक नहीं मिला। अभी देखिए इनके सारे नेताओं ने जो माफी मांगा, वो माफी ब्यूरो की सारी चिट्ठियां बीजेपी ने हाईलाइट कर दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया। नभा जेल, और जेल का नाम भी नाभा जेल में नेहरू जी और नेहरू जी को ठीक नहीं लगा तो फाइल किया। एक काम करता है, आज नया झूठ क्या फैलाना है और गोदी मीडिया उसको कैसे untrue, absolutely untrue. This thing has been repeated time and again by a lot of people within the BJP with regard to Motilal Nehru and Jawaharlal Nehru. Till today, this has not been authenticated. And Pandit Nehru himself has said that you show me one letter of apology that I may have written to the British and I will resign as Prime Minister today. It has never been found, sir. जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जितनी भी, अब अगर इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि 11 वर्ष में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 11 वर्ष तक भी आप नेहरू को लेकर अभी आप रो रहे हैं। नेहरू को मर को 50 साल हो गया, 50 साल के बाद की चीजें। अरे आपको 11 वर्ष मिला, आप देश की जनता सर 60 साल हो गए, 60 साल हो गए। टूरिज्म में 8th बेस्ट इन द वर्ल्ड, टूरिज्म में आंकड़ा है 8th बेस्ट, 8वां पूरे दुनिया में इंडिया, और जो 5th बेस्ट एक्सपोर्ट्स में आज के तारीख में 5th बेस्ट। समीर बाकरा जी आप साहब और आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट एक्सपोर्ट। तो आप कह रहे कुछ नहीं हो गया। बाकरा साहब सर सुनो नाम्बियार जी, हाँ 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, मुकेश गांधी जी स्वयं इंडस्ट्रियलिस्ट है और गुजरातियों का जब प्रतिनिधित्व करते हैं। देश से 5-5.5 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए दूसरी जगह राज्य छोड़कर। आपका ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने का काम इनके यहाँ जो इनका मीडिया डिपार्टमेंट है, जिसको आईटी सेल बोलते हैं, माल दिया वो सुबह शाम यही एक काम करता है और हर बार वो बेइज्जत होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से, कभी पॉलिटिकल पार्टियों से, रोज बेइज्जत होता है। वो बेइज्जत होता है फिर भी वो झूठी खबरें ही फैलाता है। 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश छोड़ के चले जा रहे हैं, यही इनकी तरक्की है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो खुद ही बता रहे हैं कि इनके अपने हमदार एक दूसरे को मार रहे हैं। मिनिस्टर बैग लेके कैश लेके घूम रहा है, मंत्री इनके राज्य का मंत्री बैग में नोट लेके घूम रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कार्रवाई करूंगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या बात करेंगे? ईमानदारी का एक चेहरा दिखाइए ना, एक चेहरा दिखाइए। अभी ब्रिजेस गिरे हैं, अभी 3 दिन पहले भी ब्रिजेस गिरे हैं और वहां सरकार दबाव डालकर कह रही है कि दिखाना नहीं है। आप ब्रिजेस की वो फुटेज दिखाइए हमारे मित्र को, दोनों को, बीजेपी के हमारे नेताजी को, हमारे मुकेश जी को। पूरा का पूरा कोलैप्स कर दिया लूट कर, जगह नहीं बची है राज्य में 10-5 ब्रिजेस नहीं गिरे हों। ये करप्शन की चरम हद है। आज कारपोरेशन के एक मीटिंग में गया था नाम्बियार जी, 94,000 करोड़ का बजट था मुंबई महानगर पालिका का, सब तोड़ के सत्यानाश कर दिया और आज तक कोई डेवलपमेंट मुंबई का रिटर्न होके कंप्लीट नहीं आया, चुनाव सर पे आ गया है। आज कर्जा महाराष्ट्र का कहां पहुंच गया? 4.5 लाख रुपया पर हेड, 4.5 लाख करोड़, 63 लाख इस कर्ज पर कर्ज महाराष्ट्र को तबाही के दहाने पे लाके भर दे रहे हैं बीजेपी वाले। तो उनको बोलने दो, जवाब देने दो। बाकरा साहब बोलिए। राजीव जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं राहुल गांधी को ऐसा डिफेंड कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांगी? क्यों इन्होंने कहा, जब इन्होंने राफेल के बारे में गलत झूठ बोला, जब चौकीदार चोरे के बारे में, तो रिटर्न में माफी मांगे। ये सरेंडर गांधी है, ये राहुल गांधी सरेंडर गांधी है, इन्होंने माफी मांगी है। सर एक ओरिजिनल टर्म तो कॉइन करते हैं ना सर, पड़ती है। और इनके नेतृत्व में 100 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव हार चुकी है। और जब जवाहरलाल नेहरू जी का कोई प्रिजन दिखाया जाता है, आज भी देखिए आप, वो एक होटल जैसा लगता है। आप वीर सावरकर की कोठरी जाके देखिए, जो कोल्लू की बैल का उनको ये किया गया था, आज उनका देखिए आप। मैं कांग्रेस के कोई भी साथी को मैं चैलेंज करता हूं, आप 2 दिन वहां रह के दिखाइए। और जवाहरलाल नेहरू का सर 2 घंटे तो पूरे आप ज्यादा बोल रहे हैं, 2 दिन 2 घंटे रह के दिखा दीजिए। तो मैं तो सर लिबरल हूं ना, मैं बहुत ज्यादा लिबरल हूं, मैं इसलिए 2 दिन की बात कर रहा हूं, 2 घंटे नहीं रह सकते। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी है और वीर सावरकर जी की कोई कंपैरिजन नहीं है। इन्होंने जो है, और ये आज राहुल गांधी बार बार माफी मांग रहे,
और 11 साल में जो मोदी जी ने किया है तो 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था हुई है। आज टूरिज्म में वर्ल्ड का 8th है। आप क्या बात कर रहे हैं, 5000 लोग गए। यहाँ पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स आ रहे, यहाँ एप्पल आ रहा है या टेस्ला आ रहा है या दुनिया की सब कंपनीज आ रही। महाराष्ट्र में 16 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए। महाराष्ट्र में विदर्भ में 1,36,000 करोड़ के अभी परसों की कमेटी में साइन हो गए। मराठवाड़ा में इतना बड़ा ग्रिड बन रहा है। तो मुझे ऐसा कहना है कि आप एक अपने दुनिया में रह रहे हैं। महाराष्ट्र ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री है। 40% ऑफ द FDI ऑफ द कंट्री महाराष्ट्र में आया है। आज इंडस्ट्रियलाइज स्टेट महाराष्ट्र है, चाहे GST हो चाहे कोई भी, सब नंबर 1 है। तो मुझे ऐसा कहना है कि आप रियलिटी चेक देखिए। आपकी कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र की है, आज आपके हाईकमांड उसको नोटिस देती है कि आपने जन सुरक्षा का क्यों अपोज नहीं किया। भाई आप सब कमिटी में थे, आप सब विधानसभा में थे, आप सोए हुए थे क्या? तो मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी इज टोटली डिटैच फ्रॉम द ग्राउंड एंड दे डोंट नो। इतनी जो प्रोग्रेस हुई है मोदी जी के अंडर, पूरे वर्ल्ड के आंकड़े बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, IMF बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रही है, पूरे स्टेट के रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े इन द डिकेड है। यहाँ पर आज 2% का इन्फ्लेशन है। तो मेरा ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जो झूठ बोल रहे हैं, और मैं तो आपको इनको चैलेंज करता हूं। आपने कास्ट सेंसस जब 2011 में आपका रिपोर्ट आया था तो मनमोहन सिंह साहब ने वो रिपोर्ट आउट क्यों नहीं की? आपने 1951 से 2011 तक क्यों कास्ट सेंसस नहीं किया? कर्नाटक में आपने जो कास्ट सेंसस किया वो क्यों गलत किया? 160 करोड़ रुपए कास्ट सेंसस पे गए। आपकी हाईकमांड नाराज है आपके कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से। तो मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये आज सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलती है। इनके जवाहरलाल नेहरू जी भी गरीबी हटाओ बोलते थे, इंदिरा गांधी भी गरीबी हटाओ बोलती थी, राजीव गांधी भी गरीबी हटाओ बोलते थे, राहुल गांधी भी बोलते थे। 60 साल राज करने के बाद गरीबी नहीं हटी। गरीबों के तो अपने बैंक अकाउंट नहीं खोले। मोदी जी ने 55 करोड़ जनधन अकाउंट खोले। तो मेरा ऐसा कहना है कि सी द स्मेल द कॉफी, जैसा इंग्लिश में बोलते हैं ना, गेट अप एंड स्मेल द कॉफी। आप देखिए। And as far as and let me just put this to you, I may be wrong. The Indian HNIs who are leaving last year, there were about 5,600 odd. निजाम साहब आप जरा गलत फिगर बोल रहे हैं। पिछले साल 5,600 के करीब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनकी नेटवर्थ जो है वो कोई 20 करोड़ से ऊपर है, उन लोगों ने फॉरेन पासपोर्ट ले लिए। इस साल 4,300 या 4,600 लोग जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है। 3,600 or thereabouts, but I think the number will go up to 4,300. The earlier number which came, it came to 4,300. Now, what I'm asking you, what I'm saying over here is, sir, that doesn't mean they have left India. That doesn't mean that they have stopped doing business in India. क्या है सर कि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री की या यूरोपियन कंट्री की का अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, then travel becomes very easy. You don't have to apply for another visa. आपको कोई वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पूरे यूरोप में हर जगह आप जा सकते हैं, और साथ में आपके पास OCI कार्ड भी है, इंडिया का OCI कार्ड भी है ना आपके पास। So as a result of which it is because of convenience. So बाकरे साहब, यहाँ पर जो पहले ये तय हुआ था जब मोदी जी आए थे एज प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर काम भी हुआ था कि why don't we have dual citizenship? जैसे अमेरिका में है, जैसे इजराइल में है, जैसे ब्रिटेन में है, why can't people have 2 passports? बाकरे साहब। सर मैं कहना चाहता हूं एक मिनट सर, बाकरे साहब को बोलना। दैट इज अ लार्जर टॉपिक। आई कैन नॉट से कि ड्यूअल सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना चाहिए, बिकॉज इट हैज ओनली बहुत सी चीजें है उसमें, तो वो एक लार्जर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपने जो राइटली बोला है कि पीपल अगर बाहर भी गए हैं तो दे आर हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन द कंट्री, and now we are proud that our Indian diaspora or Indian people are dominating the world business. आप यूएस के सीईओज में से देख लीजिए सर, सब बड़े कंपनीज के सीईओ हमारे इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं। 60% हमारे IIT से पढ़ के गए हैं, 60% पिचाई हो चाहे कोई हो। तो मेरा ऐसा कहना है कि ग्लोबल बिजनेस यहाँ आ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है, और हमारे लोग बाहर जाएंगे। तो दिस इज अ ग्लोबल डोमिनेशन ऑफ आवर इंडियंस। तो ऐसा नहीं कि कोई टैक्स चोरी करके या कोई भाग रहे, दे आर गोइंग ऑनरेबली विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विद रिजर्व बैंक के जो है वो नॉर्म्स के हिसाब से जा रहे हैं। बाकी साहब, यू अवॉइडेड निजामुद्दीन दिस टॉपिक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन, जो उन्होंने कहा रोड बहते जा रहा है, ब्रिजेस बहते जा रहा है, फ्लाईओवर्स के ऊपर से रोड गायब होते जा रहा है। वाराणसी के मेन रोड के अंदर एक तालाब बन गया है जिसको उन्होंने नेम किया है कि भैंसे के तालाब, मोदी जी ने क्रिएट किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन हो रहा है, इस चीज को मानना पड़ेगा, एंड यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट।
बाकरे साहब। अरे सर, जिस गुजरात मॉडल को लेकर देश में बीजेपी आई थी, आप उसे गुजरात के अभी के इसी हफ्ते की खबरें देख लीजिए ना। मैं बाहर की बात छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए। इसी हफ्ते में अभी जो गुजरात में कोलैप्स हुए ब्रिजेज, वो सब गुजरात मॉडल के कौन से हिस्से से आए? आप ही का जवाब दे रहे हैं, बोलिए बाकरे साहब। सर, मुझे ऐसा कहना है कि लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। Out of thousands and lakhs of projects, there can be some issues in 1 or 2 projects. We are not saying that we are 100% projects में कोई ना कोई issue नहीं है। एक 0.001% में कहीं हुआ है सर। So we are not denying, जहां पर गलत हुआ है वो इंक्वायरी, हमारे नितिन गडकरी साहब तो बोलते हैं कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर गलत करेगा उसको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक लाखों हजारों करोड़ का इंफ्रा रेडी हुआ है। इतने एयरपोर्ट्स हुए, इतने नेशनल हाईवे हुए, इतने ग्राम सड़क, एक आध दूसरी सड़क में अगर कुछ हुआ है तो अगेन मैं कांग्रेस पार्टी से फिर कहना चाहूंगा कि यू आर ट्राइंग टू जनरलाइज अ वेरी स्मॉल वन ऑफ इंसिडेंट। ऐसा दिखा रहा है कि पूरे रोड गिर रहे। अरे आप गढ़चिरौली में आइए, आप नागपुर में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है। आप मुंबई में है, मुंबई में मेट्रो किसने किया? देवेंद्र जी के नेतृत्व में पहली बार मेट्रो का काम चालू हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ मेट्रो भी कांग्रेस लेके आई और पहले चुनाव सभी कांग्रेस लेके आई, वही कांग्रेस ने किया है। मुझे मत बताइए कि हम लोग, जनता ने कुछ भी नहीं किया, भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, सब कांग्रेस पार्टी लेके आई है। जो है मुंबई की देवेंद्र जी ने लाई है, देवेंद्र जी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोस्टल रोड देवेंद्र जी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो हम लोग जिसका भूमि पूजन करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। लेकिन बाकरे साहब और मुकेश गांधी साहब, आप ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस आपकी तारीफ करेगी? क्या आपने कभी कांग्रेस की तारीफ करी? अभी तक आप पंडित जी के पीछे पड़े हैं। 1964 में पंडित जी का इंतकाल हो गया सर, 61 ईयर्स अगो, 61 साल पहले। मैं तो हर एक कांग्रेस का जो भी नेता यहां पर आता है, जो भी मिलता है, मैं उसे हाथ जोड़ करके हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि पंडित जी को बोल दीजिए अब तो रिजाइन कर दो, मोदी जी को काम करने दो ना यार। क्या है सर, यू आर ऑल्सो टॉकिंग ओनली अबाउट पंडित नेहरू, अबाउट इंदिरा गांधी, अबाउट दिस वन, अबाउट दैट वन। आप सर क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोलेंगे तो हमको तो रियलिटी बताना पड़ेगा ना सर। रियलिटी क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जी सर, रियलिटी है जो स्वयंसेवक संघ है जिसको 100 साल हो, इसके बारे में आज ये क्यों बोलते रहते हैं? सर नरेंद्र मोदी जी हमारे संस्थापक, सर बाकरे साहब एटलीस्ट फॉलो मोदी जी। बाकरे साहब मोदी जी को तो फॉलो करिए ना। मोदी जी इन अ पार्लियामेंट्री स्पीच, इन अ स्पीच इन पार्लियामेंट, ही प्रेज्ड Jawaharlal Nehru. He said he is the man who has laid the foundation for modern India. ये मोदी जी के शब्द हैं सर। बाकी कोई आदमी देवता तो होता नहीं है। अगर वो पहले देश के प्रधानमंत्री थे तो उनका एक काम है, उनका एक काम था सर न्यू डालना। ये उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, पहले प्रधानमंत्री थे तो उनका काम था न्यू डालना देश की। अब उनको चूज करके रखा था वहां प्रधानमंत्री, तो उनका ही काम था ना। अगर हमारा भाजपा का नेता कोई रहता है, जनसंघ का कोई नेता रहता है, तो हमारा काम था वो करना। तो जवाहरलाल नेहरू जी को, सर पंडित जवाहरलाल नेहरू could have easily followed the advice given by the Americans and the British, and he could have easily allowed foreign industry to come and dominate India here. Instead of that, he decided to indigenize. He said we'll have to be self-sufficient. जो आत्मनिर्भर भारत की अभी आप बात कर रहे हैं ना, पंडित जी ने 1950 में बात करी थी। हाँ इतना जरूर है कि इंदिरा जी, अरे निजाम साहब जब आपकी बात भी बोल रहे सर तभी कांग्रेस हारती है, जब आपकी तारीफ भी हो रही होती है तो भी आप इंटरप्ट करते हैं। जरा सुन लीजिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि इंदिरा जी अलाउड इट टू कैरी ऑन फॉर टू लॉन्ग, दैट वाज इट। वी शुड हैव ओपनड अप व्हेन चाइना ओपनड अप। China opened up in 78, 79 under Deng Xiaoping. We should have opened up in 1980. We would have been in a different place today. Instead of that, हम लोग 11 साल पीछे रह गए। गांधी साहब, गांधी साहब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर फडणवीस, बाकरे साहब ने कहा, इज द पीक लेवल। शक्तिपीठ हाईवे, शक्तिपीठ महामार्ग इस देश के सबसे बिगेस्ट महामार्ग है, मगर ऑपोजिशन, सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस हो, सबका ऑपोजिशन है शक्तिपीठ हाईवे। इट इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द होल कंट्री। Why do you think the Congress, NCP Sharad Pawar and Uddhav Sena is opposing it? गांधी साहब, देखिए प्रदीप जी, आपको एक तो आपकी चैनल को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। आप पूछेंगे किस लिए, तो हमारी 2 वीक के पहले एक चर्चा हुई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कितने खराब हो गए,
और सब बात चल रही थी उस टॉपिक पे, मैंने कहा था घोड़बंदर रोड जो बोरीवली से थाना की ओर जाता है, जो गुजरात से कनेक्ट होता है, उसके बारे में मैंने बहुत बात की थी और मैंने वो क्लिप कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेजी थी उस टाइम में, और शिंदे साहब के करीबी लोगों को भी मैंने क्लिप भेजी थी। अभी मेरे क्लिप भेजने से तो बात हुई कोई मालूम नहीं है, पर आरकेबी शो का एक इंप्रेशन है। तो आज पूरा वहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पूरा सेशन बिठाया है और एमएमआरडी, एमएसआरटीसी, हाईवे कनेक्टिंग जितने भी लोग हैं, तो घोड़बंदर रोड को प्रायोरिटी बेस के ऊपर उनका नया कंक्रीटीकरण, सीमेंटिंग करने का जो भी काम है या डामर से जो करने का है, वो सारा काम अभी शुरू हो जाएगा। ऐसी गवर्नमेंट की जीआर सुद्धा निकल गई है। दैट इज द सैल्यूट टू द आरकेबी शो। फैंटास्टिक सर, थैंक यू वेरी मच। जी निजाम साहब, आप कुछ बोल रहे थे, अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। मैं ये कह रहा था, कभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 बीजेपी के उस जमाने के आरएसएस के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया। सर भारतीय जनसंघ। तो आप खुद सोचिए कि नेहरू कितने बड़े थे कि उन्होंने उन लोगों को भी अपनी सरकार में मंत्री बनाया। जी, तो आप सर, आप पंडित जी को भी भूल गए ना। प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है सर, कि आप लोग एक सेकंड सर, पंडित जी को भी भूल गए ना आप लोग। पंडित जी के दिखाए हुए मार्ग पे आप लोग चलते, तो आज की तारीख में भी आपकी सरकार होती, आप भूल गए बीच में। आपका क्या है कि 3 कदम आगे 4 कदम पीछे। लोकतंत्र में सरकारों का आना जाना लगा रहता है सर। हम ये नहीं कहते कि इनकी सरकार नहीं आनी चाहिए, वो राजनीति में इनको भी सरकार में आना चाहिए, सरकार किसी की भी आए, लेकिन राज्य का और देश का भला होना चाहिए। लेकिन सर, आप पंडित जी को बोल दीजिए आप इस्तीफा दे दो। हमारे साथ बैठते थे, आज उनके साथ बैठ रहे हैं। सर पंडित जी को बोल दीजिए आप इस्तीफा दे दो। वो उससे हमें विरोध नहीं। हमारा ये है कि जो राज्य है या देश है उसका भला अगर होता है तो जो सरकार आए वो जरूर करे। नेता तो बदलते रहेंगे, कितने नेता बदलते रहते हैं। जी दुरुस्त बात है। बाकर साहब, ऑन द शक्तिपीठ हाईवे यू वांट टू कमेंट, इट्स द बिगेस्ट हाईवे आई थिंक ऑन द एंटायर कंट्री। शक्तिपीठ हाईवे, और जितने पिलग्रिमेज सेंटर है महाराष्ट्र के सबको जोड़ने वाले हैं, एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म भी इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिलने वाला है। बट नहीं, ये महाराष्ट्र में ये जो सारे काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अभी हो रहे हैं, और उसमें मैं सैल्यूट करना चाहता हूं एक तो श्रीकांत शिंदे जी को और हमारे चीफ मिनिस्टर को और अजीत पवार जी को, कि जिन्होंने कॉम्बिनेशन से ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इतने स्पीड में चल रहे हैं, इतने सिस्टमेटिक चल रहे हैं कि जिनका आनंद आप लेते जाइए। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि कांग्रेस ने, अरे हमारे सरकार ने कॉरपोरेशन का फंड यूज कर लिया। अरे कॉरपोरेशन के फंड से ही तो ये हमारा अभी कोस्टल रोड बना है। आप देखिए पूरे साउथ बॉम्बे की गरिमा चेंज हो गई। आप क्या कहते हैं कि पैसा का वेस्टेज हो गया? सर पहले बनने दीजिए, कोस्टल रोड को पूरा होने दीजिए सर, उसके बाद बात करेंगे। जितना साउथ मुंबई का जो 10 किलोमीटर का काम हुआ है, वो काम को भी आप तारीफे काबिल है। बहुत जबरदस्त, आई एग्री विद यू, विच इज वाई साउथ बॉम्बे में आज तक इतने फ्लड नहीं आए। आई एग्री विद यू, यस सर। बाकरे साहब, टेक्सटाइल सेक्टर अमरावती, नासिक डिफेंस टोटल एक सेक्टर बन रहा है। छत्रपति संभाजी नगर ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहा है। समृद्धि तो किस प्रकार से आप देखते हो? यू बीन टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ देवेंद्र फडणवीस एंड द महायुति। सर मुझे ऐसा क्लियरली कहना है कि जब स्टेट का लीडर ऐसा होता है कि जिसको महाराष्ट्र के हर जिले के बारे में पता हो, हर डिवीजन और हर एरिया के बारे में पता हो, जो पूरे समाज के बारे में सोचता हो, जैसा भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ऐसे ही आप देखेंगे सर महाराष्ट्र में ग्रोथ पूरी स्प्रेड हो गई है। देवेंद्र जी नागपुर से आते हैं, सालों जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो विदर्भ के बारे में इन्होंने बहुत उदासीनता दिखाई थी, चाहे मराठवाड़ा हो चाहे विदर्भ हो। तो देवेंद्र जी जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड रीजन का दर्द क्या होता है, इसलिए चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे मुंबई पुणे ठाणे हो, चाहे पूना का रीजन हो, तो मेरा ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र में पूरी ऑलराउंड ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ ग्रोथ एक सेक्टर में नहीं हो रही है। आप अगर वाडवान पोर्ट की बात करेंगे तो गढ़चिरौली जैसा जो पहले लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, नाउ इट इज इमर्जिंग एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ स्टील हब हो रहा है।
मराठवाड़ा में ऑटोमोबाइल हो रहा है, नागपुर में सोलर के काफी कंपनीज आ गई है, नासिक में कुछ हो रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है व्हेन अ लीडर इज स्टडीड एंड व्हेन इज सीरियस अबाउट हिज गवर्नेंस और उसके ऊपर ट्रस्ट करके पूरा उद्योग जगत सर आज यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, एंड यू विल अप्रिशिएट दैट व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, he talks about Mumbai's development, he talks about the infrastructure issues, he means business and he solves all the issues. आज ऐसा है कि अपोजिशन के भी जो आमदारों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि देवेंद्र जी ऐसे नेता है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन तो उनको कहा ही जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री तक सब में उनका ध्यान है। और देखिए कल ही उनका स्टेटमेंट था कि पावर के दाम पहली बार अभी कम होना चालू हो गए, 25 साल में पूरे पावर के दाम कभी कम नहीं हुए थे। सो ही हैज टेकन इट ऑन हिमसेल्फ, और जो सोलर कृषि पंप योजना उन्होंने लाई उसके कारण आज पूरे फार्मिंग जो सेक्टर है वो सोलर पे शिफ्ट हो रहा है, एंड रेसिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल का टैरिफ कम हो रहा है। सर, आई हैव सम गुड न्यूज़। Who is well aware of the issues and he takes care of the issues. Sir, I have some good news. Very good Gentlemen, I have some very good news. निजामुद्दीन रहीम साहब, मुकेश गांधी साहब और जनाब समीर भागरे साहब, the Ministry of Defence signed 193 contracts. Is it 93? Yeah, 93 contracts worth 2,09,050 crores. 2,09,050 crores in 2024-25, out of which 50% of the money has already come. So, gentlemen, defence contracts में, defence preparedness में, there has been a huge leap. Number 2, defence preparedness को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था पूरा का पूरा चाइनीज बॉर्डर के पास, वो पूरा का पूरा अभी भी काम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। पहला रेलवे ब्रिज बना है कनेक्टिंग अरुणाचल प्रदेश विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और सिलीगुड़ी में, और जिसको वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन स्नैक कहा जाता था, ओवर देयर ऑल आर ओल्ड एयरपोर्ट्स आर बीइंग रिवाइव्ड, अ न्यू मिलिट्री बेस इज बीइंग सेट अप ओवर देयर, एंड बाय द वे वन मोर थिंग, डिफेंस फोर्सेस को ये कहा गया है यूज योर जजमेंट इवन अगेंस्ट द चाइनीज। अगर चाइनीज की तरफ से भी कुछ भी मूवमेंट होती है, यू हैव आवर फुल परमिशन टू गो द होल हॉग, जो करना कीजिए, भगाइए इनको यहाँ से। जी भागरे साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। सर एक सिंगल लाइन बोलना चाहूंगा, आपने काफी अच्छे से बताया कि क्या क्या डिफेंस में डेवलपमेंट हो रही है जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि जब इनके डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी साहब थे, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि वी आर नॉट creating any infrastructure on the border because China will be unhappy about it. China so this is a statement on record of the Congress party. Yes. Sir, Congress party made a lot of mistakes at that time, especially with regard to defense. I don't know what's the problem between the Congress and the armed forces. उसको लेकर के कभी और डिस्कशन करेंगे, but all the same, we must appreciate everybody. 32 projects on Chinese border, defense border. बीजेपी की सरकार 38,000 स्क्वायर किलोमीटर सर 62 में आप क्या बोल रहे थे? एक मिनट भागरे साहब, एक सेकंड। 2012 में आप अक्सर चाइना के यहाँ डालकर रखा इनका विदेश मंत्री चाइना के से पैसा ला। सर आप निजाम साहब कुछ बोल रहे हैं। निजाम साहब एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मैं आपको डोसियर दे सकता हूँ। एक मिनट सर, क्यों डोसियर भेजेंगे सर? निजाम साहब आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको मालूम है कि कांग्रेस की मैं हमेशा तारीफ करता हूं और हमेशा तारीफ करता हूं पंडित जी की और इंदिरा जी की, लेकिन सर 1971 वॉर जीतने के बाद 1973 में 5th पे कमीशन ने हमारी आर्म फोर्सेस को डाउनग्रेड कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन खत्म कर दिया, एक जवान की जो लेवल है वो चपरासी तक ले आए। और ये किसने इंदिरा जी को एडवाइस दी? पीएन मनी दीक्षित साहब ने, ग्रेट आदमी सर। इट वाज डन। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद 2015 में आर्म फोर्सेस को, रिटायर्ड पर्सनल को और आर्म फोर्सेस में जो सर्व कर रहे हैं उनको, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई सर। आज की तारीख में द आर्म फोर्सेस रिटायरीज हैव बीन एबल टू लिव विद डिग्निटी। इसके पहले जो हालत खराब थी, जो हालत खस्ता थी, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर एक पूरा शो कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है निजाम साहब, जो सच है वो सच है, क्या बात है, कोई नहीं है। Anyway, thank you gentlemen, it's been a great pleasure talking to you, but let me tell you again, I am a big fan of Modi ji and of course of Pandit Jawaharlal Nehru. ये दो जो मुझे लगता है फाउंडेशन स्टोन्स हैं हिंदुस्तान के। It's absolutely fantastic. Let's be very clear. सरदार पटेल का नाम जोड़िए। सर सरदार पटेल साहब बहुत ज्यादा देर नहीं रह पाए,
We'll talk about Sardar Patel at some other point of time. But Sardar Patel always considers himself a congressman. और सरदार पटेल साहब जो थे, सरदार पटेल पंडित नेहरू के बड़े खास दोस्त हुआ करते थे। और आजकल ये भी आपको बता दूं, बाकरे साहब ने हाईजैक कर दिया सरदार पटेल जी को। निजामुद्दीन जी आपके लीडर आज इनके मैस्कट बन गए। पहला ईवीएम हैक तो इलेक्शन हैक तब हुआ था। Sardar Patel was elected as the undisputed leader. That doesn't matter. That is a Congress internal matter. So you already hijacked Mr. Sardar Patel. तो समीर भागरे साहब ऐसे ही मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि 75 साल के बाद किसी भी पॉलिटिशियन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। My advice would be, I don't think that should apply to Mr. Modi. राजीव जी एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। आरकेबी शो के अलग अलग जो टॉपिक थे ना, उसके ऊपर जो बाद में जो आप अलग अलग रीत से उसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसके ऊपर डालते हो और उसको सबके पास जो आपकी टीम जो भेज रही है, इससे ये अलग अलग डिपार्टमेंट तक भी ये बात हमारी जा रही है। तो हमारी चर्चा सिर्फ एक चर्चा नहीं रहती है, पर इसका इम्पैक्ट ऑन द परिवर्तन की प्रक्रिया में आपका आरकेबी शो बहुत काम लग रहा है। बहुत धन्यवाद सर, मेरा अनुभव है। जो निजाम साहब, मुकेश गांधी साहब और समीर भागरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आप लोगों को एक सेकंड एक अलग से शो करना चाहिए सर मुंबई के ऊपर कि क्या कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ रोड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में जैसे यूरोप में मेटल रोड्स होते हैं, टार्ड रोड्स होते हैं, वही यहां पर होने चाहिए। ये जो कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ रोड्स है सर, दैट्स अ मनी मेकिंग स्कीम। लेट मी टेल यू अगेन, नहीं होना चाहिए ये, सीधी सी बात है। एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इजी सिंपल economical solutions available for so many things, including cleaning of the Mithi River. वो डीनो मोरिया साहब को, मतलब सर वो एक्सपर्ट है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। निजामुद्दीन जी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये डीनो मोरिया कौन है? निजामुद्दीन जी आप ही का अलायंस पार्टनर है। डीनो मोरिया को कांटेक्ट किया, यही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेशन को हमारे बगल में वो साफ करा लीजिए, जिनके बाद जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह की बातें कॉर्पोरेशन से निकल कर आ रही हैं सर, आप सोचेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। आज हमारी पीसी थी, आज कांग्रेस की पीसी थी, 2 बड़े लैंड का स्कैम निकाल कर बाहर आया है, इतने सारे पैसे, मतलब आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि क्या हैरत होगी। अभी भी आपको लगता है? 3 साल का जवाब आपको देना पड़ेगा। दीनू मोरिया का कॉन्ट्रैक्टर आपने बनाया, कॉर्पोरेशन तबाही के दहाने पे पहुंच गया सर। निजाम साहब, दीनू मोरिया का कॉन्ट्रैक्टर आपने बनाया, आदित्य ठाकरे ने बनाया। देखिए क्या है, ये 3 साल से कॉर्पोरेशन में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, एनसीपी का, किसी का भी जनप्रतिनिधि रहता है तो चर्चा होती है, बात होती है। बाबूशाही के अंदर में आपने कॉर्पोरेशन को डाल दिया है और स्वयं जो है तो वो रहेगा भी सर, और रहेगा भी नहीं। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, तो पैसा तो सब लूट कर खत्म कर रहे हैं ना सर। ये दीनू मोरिया का फोटो करेगा, दीनू मोरिया इस पर चर्चा जरूर करेंगे। वो आदित्य ठाकरे विदाउट कॉर्पोरेटर एक श्वेत पत्र बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन कीजिए ना जी। सर हम तैयार हैं, आप शुरू करो, आपके साथ चलते हैं आंदोलन करने। आज श्वेत पत्र आप जब कहेंगे मुकेश भाई, आप जब कहेंगे आंदोलन करने, आपके साथ चलूंगा। आप आंदोलन नहीं आना है, हम तो मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर भागरे साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका आंदोलन बहुत बहुत धन्यवाद। निजाम साहब आपका भी बहुत बहुत 3 साल में बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन चलाई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, भारत माता की जय, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। I tell you what, as far as the BMC is concerned, that's a very very touchy subject. Nobody wants to talk about it except for the Congress, of course, because as far as the BJP is concerned, the BJP has been a partner of the Shiv Sena. You can't deny that. You've been partners for 25 years. You can't say that हम लोग नहीं थे इसमें, आप थे ना? No, either of them cannot say. No, you can't. ठाकरे can say it, no BJP can say it. That's right. And as far as the Congress is concerned, Congress should ask Mr. Aditya ठाकरे कि डीनो मोरिया साहब कौन है साहब, बताइए ना. Now, if you had given the entire thing to somebody like Afroz Shah has got the Stockholm Water Prize, he's got the environmental prize for so many things, for cleaning up so many rivers, उसको दे देते, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को दे देते, किसी और को दे देते. You had so many people. You could have obliged Dino Moria by giving him something to do with entertainment. अगर आपका दोस्त था तो आपने उसको मिठी नदी साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. आई एम शॉक्ड, आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड. व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये कौन आदमी है? नोबेल प्राइज विनर है ये, कौन है
Anyway, we'll talk about that at some other point of time. In the meantime, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें. We can get rid of that breaking news, please. Thank you so much. वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना उसके ऊपर जरा क्लिक करें. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, fastest growing channel of the nation. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. अपने कमेंट जरूर भेजें भैया. Please do send me your comments. I would love to read your comments. And आपके समर्थन के लिए हाँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद.